नमस्कार, स्वागत है आपका संगीत प्लानेट में। फ्रेंड्स, आपकी एमसीक्यू की जो क्लासेस चल रही थी उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप सभी का अच्छा सा सपोर्ट मिल रहा है, तो हमारे अंदर से भी हमें मोटिवेशन मिल रहा है। तो हम आपके लिए इससे भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको एग्जाम से पहले पहले बेहतरी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए, आपकी जो 1000 प्लस एमसीक्यू की जो चल रही है उन क्लासेस को हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर थ्योरी की भी क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, यानी कि फ्री आपके लिए यूट्यूब की क्लासेस चलाई जा रही है थ्योरी वाली और एमसीक्यू वाली यूट्यूब पर। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से इन क्लासेस को देखिएगा, अच्छे से आप एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम इन्हीं क्लासेस से देखने के लिए मिलेगा। आपको जो हमारी थ्योरी की क्लासेस चल रही हैं इसमें आपका टीआरई फर्स्ट, टीआरई सेकंड में आपका जितना भी महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन बना था, जितना भी क्वेश्चन आपका बना था, सबसे अधिक जिन टॉपिकों से बना था उन टॉपिकों को मैं आपको थ्योरी वाली क्लासेस में कवर करवा रहा हूँ। और आपके लिए टॉपिक वाइज ही आप मान के चल सकते हैं कि एमसीक्यू चल रही हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए एमसीक्यू चल रहे हैं 1000 प्लस। यहाँ से आपका लगभग सभी का सभी क्वेश्चन आपका इन एमसीक्यू से ही देखने की मिल जाएगा। बाकी अगर कुछ बचेगा तो आप थ्योरी की क्लास अटेंड कीजिएगा, वहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपके लिए फुल पैकेज के साथ हमारी तरफ से तैयारी करवाई जा रही है। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से क्लासेस को देखिएगा, और जो विद्यार्थी देख रहे हैं वो अच्छे से अपना कमेंट और फीडबैक देते हैं कि सर बहुत ही शानदार क्लासेस चल रही हैं। तो आप भी देखिएगा। जो विद्यार्थी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है आगे हमारी जितनी भी क्लासेज आए आप उनका नोटिफिकेशन देख पाएँ और क्लासेस को एंजॉय कर पाएँ। सब्सक्राइब के बाद आप वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर, जिससे हम आगे के लिए और आपका कंटेंट बढ़ाया जाए। अभी आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, क्योंकि हम पिछली क्लास में 450 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे हम बात करेंगे पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे। देखिए, वाद्य वर्गीकरण जो वाद्य आपका रहने वाला है, वाद्य वर्गीकरण, उस पर हम वीडियो बना चुके हैं। लेकिन आपके जो वाद्य हैं उनसे कौन से कलाकार जुड़े थे, इसके लिए मैं ट्रिक लेकर के आऊँगा। यानी कि ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कलाकार कौन कौन सा वाद्य बजाते थे। इसके लिए शानदार ट्रिक रहेगी, आप एक बार पढ़ लेंगे आपका इस जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्लासेज आपको थ्योरी की क्लासेस में मिलेंगी, तो आप अच्छे से थ्योरी की क्लासेस भी देखते रहिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष कौन सा वाद्य बजाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। देखिए, जो पन्नालाल घोष थे ये आपका कौन सा वाद्य बजाते थे, तो वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, बांसुरी। क्या बजाते थे? बांसुरी। तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक हैं। इसकी मैं आपको ट्रिक लेकर के आऊँगा। ट्रिक में कंप्लीट आपको बता दूंगा कौन कौन से बांसुरी वादक हैं ट्रिक के साथ, जिससे क्या है कि आप ध्यान नहीं भूलेंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंडित निखिल बनर्जी के वाद्य यंत्र का नाम क्या था। सितार, सरोद, रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा। तो आपको बताना है कि पंडित निखिल बनर्जी के वाद्य यंत्र का नाम क्या था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी कमेंट में क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करें। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखना है, जिससे क्या है आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा। आप अगर एक बार कमेंट में लिख देंगे तो आप फिर उस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आपको क्या है कि लिखते हुए जरूर चलना है साथ में। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है, आप गलत आंसर टाइप करते हैं, तो फिर आपके माइंड में ये भी छप जाएगा कि इस क्वेश्चन का हमने गलत आंसर दिया था, इसका राइट आंसर ये रहने वाला है। तो जो निखिल बनर्जी थे यह आपके सितार बजाते थे। ये जो निखिल बनर्जी हैं इनके गुरु कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। इनके गुरु कौन थे, तो ये अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। किसके थे? अलाउद्दीन खां के। तो ये अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। इनके एक और गुरु भाई थे, वेरी इंपोर्टेंट सितार वादक, रविशंकर। पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर भी सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न मिल चुका है। ये क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट इनकी जीवनी बताने वाला हूँ। जीवनी के साथ साथ इन्हें जो भारत रत्न मिला था ये कब मिला था पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आपको थ्योरी की क्लास देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न में से कौन वायलिन कलाकार हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत में दक्ष है। तो आपको बताना है कि कौन से वायलिन कलाकार हैं जो हिंदुस्तानी और कर्नाटकी संगीत दोनों में दक्ष हैं। कनक रेले, एम एस सुब्बलक्ष्मी, एन राजन, गणपति बुआ। तो ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए, आपको कमेंट जरूर करना है। कमेंट आप हर एक क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिएगा। और लास्ट में आपको जो हमारा 90 क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्लास में,
तो 90 क्वेश्चन के बाद आपको ये फीडबैक जरूर देना है कि आपका स्कोर कितना बना। इससे क्या है कि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बनेगा और आपको, देखिए अभी आपके पास समय, आप 15 दिन का समय है, 14-15 दिन का, तो आप इसमें अच्छे से तैयारी अपनी कर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? एन राजन। क्या इसका राइट आंसर रहने वाला है? एन राजन, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, पी ए सुंदरम अय्यर संगीत की किस विधा से जुड़े हैं? पी ए सुंदरम अय्यर संगीत की किस विधा से जुड़े हैं? गायन, हिंदुस्तानी, गायन दक्षिणी, नृत्य, वादक, तंत्र वादक। तो ये आपको बताना है कि आपका जो पी ए सुंदरम है ये किस विधा से जुड़े हुए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर ये रहने वाला है। देखिए मैं आपको बता दूं, जो पी ए सुंदरम है ये आपका वादक जो विधा से जुड़े, यानी कि यह वाद्य बजाते थे। कौन सा वाद्य? तंत्री वाद्य। वेरी इंपॉर्टेंट, यह तंत्री वाद्य बजाते थे पी ए सुंदरम अय्यर। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का वाद्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट, संतूर, बांसुरी, सरौंद या फिर शहनाई। तो जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी थे यह कौन सा वाद्य बजाते थे? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लीजिएगा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी थे ये बहुत ही ज़्यादा फेमस आपके शहनाई वादक थे। तो बिस्मिल्लाह खां जी को भारत रत्न मिल चुका है। क्या मिल चुका है? भारत रत्न। तो देखिए आपके संगीत के क्षेत्र में आपके 6 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है। संगीत के क्षेत्र में 6 कलाकारों को भारत रत्न मिला है। अब जो 6 कलाकार हैं इनके बारे में मैं आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा, क्योंकि आपकी बीपीएससी में भारत रत्न के कलाकारों से क्वेश्चन आपका बना था। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। रविशंकर को कब मिला था? बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था? लता मंगेशकर जी को किस क्षेत्र में भारत रत्न मिला था? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, गजानन सब जोशी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी इंपोर्टेंट। गजानन सब जोशी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा, वायलिन, शहनाई या फिर तबला। तो आपको बताना है गजानन सब जोशी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट करके बताना है। तो सभी विद्यार्थी इसका कमेंट करेंगे, गजानन सब जोशी कौन सा वाद्य बजाते थे। तो वेरी इंपोर्टेंट आपका यह क्वेश्चन रहने वाला है। इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका वायलिन। क्या रहने वाला है? वायलिन। वेरी इंपोर्टेंट। तो सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आपके लिए इसी प्रकार के सेशन हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, थ्योरी वाले और एमसीक्यू वाले। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से सारंगी वादक कौन है? शंकर राव, बंदू खां, निसार हुसैन, अली खां। तो निम्न में से बांसुरी वादक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए आपको हमारी जो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर जो हमारी क्लासेस चल रही हैं इनके लिए आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। तो हम आपके लिए क्लासेस के नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको नोट्स कैसे परचेज करना है? ठीक है, हमारा शिक्षा प्लान का एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नहीं किया है तो जिन्होंने कर लिया है उनके लिए धन्यवाद। और देखिए नोट्स आपको मिलेंगे हमारे एप्लीकेशन पर, प्रिंटेबल नोट्स मिलेंगे, आप इनका प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने से आपको क्या होगा कि आगे आपकी जितनी भी एग्जाम होंगे, आप जो जिस भी एग्जाम में बैठेंगे वहाँ पर आपको यह एमसीक्यू हेल्प करेंगे, और आपके जो थ्योरी वाले नोट्स हैं वो हेल्प करेंगे। तो आप नोट्स एक बार जरूर ले लीजिएगा, उनका प्रिंट करवा लीजिएगा, इससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका बंदू खां। क्या रहने वाला है? बंदू खां। तो निम्न में से सारंगी वादक कौन है? बंदू खां। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, रघुनाथ सेठ किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? वेरी इंपोर्टेंट, बांसुरी, संतूर, तबला या फिर पखावज। तो रघुनाथ सेठ कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी इंपोर्टेंट। या आपको पता ही होगा कि रघुनाथ सेठ आपका बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे? बांसुरी वादक थे रघुनाथ सेठ। वेरी इंपोर्टेंट। आपको अच्छे से कमेंट करते हुए जरूर चलना है, और जो न्यू जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना, ये आपसे कहना ना पड़े, ये अपने आप कर दीजिएगा। आगे हम बात करेंगे, राधिका मोहन मोहिता कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? तो राधिका मोहन मोहिता कौन सा वाद्य यंत्र बजाती थी? वीणा, वायलिन, सितार या फिर सनौत। देखिए आप सभी विद्यार्थियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आपके पास समय कम है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, और मैं आपको जितना भी मैंने आपसे वादा किया है कि एग्जाम से पहले पहले मैं आपका थ्योरी का
कंप्लीट करवाने के बाद रिवीजन भी करवा दूंगा और 1000 MCQ क्वेश्चन आपके पास पहुंचा भी दूंगा। तो ये हमारा प्रॉमिस, संस्था का प्रॉमिस है। आप हम इसको पूरा करेंगे और इसके लिए आपको भी पूरी जोरों शोरों से मेहनत करनी है। मेहनत के बाद आपको क्या करना है कि वीडियो को शेयर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? राधिका मोहन मोहिता कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं? तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है, वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है आपका सितार। वेरी इंपोर्टेंट क्या रहने वाला है आपका? सितार इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से सारंगी वादक कौन है? तो निम्न में से सारंगी वादक कौन है? राम नारायण, रघुनाथ सेठ, राम सहाय, राम गोपाल। तो सारंगी वादक कौन है आपको बताना है। तो देखिए सारंगी वादक आपके रहने वाले हैं राम नारायण। कौन रहने वाले हैं? राम नारायण। देखिए इनमें आपको समझाने के लिए कोई चीज़ है नहीं, बस आपको क्या करना है, याद करना है अच्छे से। जो भी आपको मैं वादक और वाद्य यंत्रों से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आऊँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इनको याद कर लीजिएगा। आप नोट्स इनको लेकर के नोट्स से आप याद कर लीजिएगा और एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनमें समझाने वाला ऐसा कुछ है नहीं। आगे हम बात करेंगे, उस्ताद वलायत खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो उस्ताद वलायत खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद, बांसुरी, सितार या फिर तबला। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो उस्ताद वलायत खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपका सितार। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी अच्छे से कमेंट कर रहे होंगे और अच्छे से आपको क्वेश्चनों को अटेंड कर रहे होंगे। आपका समय अब लगभग आ चुका है, तो आपको अपने आप को जज भी करना है कि आपका कितना स्कोर यहाँ पर बन रहा है। आगे हम बात करेंगे, राम सहाय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी इंपोर्टेंट, जल तरंग, गिटार, पखावज या फिर तबला। तो जो राम सहाय हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए राम सहाय जी आपका क्या बजाते थे? तो ये बजाते थे आपका पखावज नहीं, तबला। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्या रहने वाला है? तबला। राम साहब पखावज नहीं बजाते थे। काफी विद्यार्थी इसका आंसर पखावज भी लगाते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है तबला, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, बीजी जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी इंपोर्टेंट, सरोद, वायलिन, वीणा या फिर सितार। तो वीजी जो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका वायलिन। क्या रहने वाला है आपका? वायलिन। तो बीजी जो आपका वायलिन वाद्य यंत्र बजाते थे, वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। अब देखिए सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से क्लासेस को लीजिएगा। शंकर राव गायकवाड़ कौन से वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तो शंकर राव गायकवाड़ कौन से वाद्य यंत्र के कलाकार थे? बांसुरी, शहनाई, सरोद या फिर सारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो देखिए शंकर राव पंडित आपके जो शंकर राव गायकवाड़ जी थे, ये आपका क्या बजाते थे? तो शहनाई। क्या बजाते थे आपका? तो ये आपकी शहनाई वादक थे शंकर राव गायकवाड़। वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, शरण रानी किस वाद्य यंत्र को बजाती हैं? शरण रानी शरण रानी किस वाद्य यंत्र को बजाती हैं? वीणा, सरोद, सितार या फिर वायलिन। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका सरोद। वेरी इंपोर्टेंट आपका ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि सरोद रानी आपका सरोद वाद्य यंत्र बजाती हैं। तो आपको अच्छे से कमेंट करना है। और देखिए मैं आपको बता दूं समय आपका कम है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। आई प्रॉमिस आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंडित शिव कुमार के वाद्य यंत्र को पहचाने। तो पंडित शिव कुमार के वाद्य यंत्र को पहचानिए, संतूर, गिटार, तार या फिर तबला। तो आपको पहचानना है आपका जो शिव कुमार जी हैं इनके वाद्य यंत्र के बारे में। तो शिव कुमार जी का वाद्य यंत्र क्या रहने वाला है? तो इनका वाद्य यंत्र रहने वाला है आपका संतूर। क्या रहने वाला है? संतूर। वेरी इंपोर्टेंट, क्या रहने वाला है आपका? संतूर, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विचित्र वीणा के वादक हैं? तो सभी विद्यार्थी अच्छे से कमेंट कीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक विद्यार्थी इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शानदार आपके लिए सीरीज हमने स्टार्ट की है। तो निम्न में से विचित्र वीणा के वादक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए विचित्र वीणा कौन बजाते थे? तो आपके गोपाल कृष्ण। तो गोपाल कृष्ण जी थे ये आपकी विचित्र वीणा बजाते थे। तो गोपाल कृष्ण आपके विचित्र वीणा वादक हैं। पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी, सितार, पखावज या फिर
सुरबाहर। तो आपको बताना है हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र आपकी बजाती हैं, वेरी इंपोर्टेंट। तो हजारी प्रसाद चौरसिया जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती हैं, इसका आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए हजारी प्रसाद चौरसिया वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये आपके बांसुरी वादक है, हजारी प्रसाद चौरसिया कौन है आपके बांसुरी वादक। आगे हम बात करेंगे पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सितार, गिटार, वायलिन या फिर संतूर। तो आपको बताना है पंडित विश्व मोहन भट्ट आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका गिटार। तो आपकी जो पंडित विश्व मोहन भट्ट जी हैं ये आपके गिटार वादक हैं। आगे हम बात करेंगे दबीर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। दबीर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, सितार, बीन, तबला, शहनाई। देखिए जो हमारी पिछली वाली जो थ्योरी की क्लासेज हुई थी उसमें हमने वाद्य वर्गीकरण को पढ़ा था। वाद्य वर्गीकरण को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब वाद्य वर्गीकरण के बाद अगर आप इस एमसीक्यू के सेशन को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा वाद्य किस कलाकार द्वारा बजाया जाता है, किस कलाकार द्वारा बजाया जाता है। तो अब वाद्य और कलाकार आप यहाँ पर देख लेंगे। वाद्य वर्गीकरण आपको मैंने थ्योरी वाली क्लासेस में कंप्लीट बता दिया है, जहाँ जहाँ से आपके बीपीएससी की टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकंड में क्वेश्चन बने थे उन सभी को मैंने अच्छे से बता दिया है। तो आप अच्छे से उस क्लासेस को देखिएगा, देन एमसीक्यू क्लासेस को कंटिन्यू कीजिएगा। आपका वाद्य वर्गीकरण का जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए जो दबीर खां थे ये आपका कौन सा वाद्य बजाते थे। तो आपके दबीर खां जी बीन वादक थे। कौन थे, बीन वादक। ठीक है, आगे हम बात करेंगे चिन्ना स्वामी दीक्षित किस वाद्य के कलाकार थे। तो जो आपके चिन्ना स्वामी दीक्षित थे या तार, शहनाई, घट्टम, वीणा, मंजीरा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए जो चिन्ना स्वामी दीक्षित थे ये आपका कौन सा वाद्य बजाते। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। काफी विद्यार्थियों का डर रहता है कि सर हम एग्जाम में किस प्रकार से एग्जाम को अटेंड कर पाएंगे, क्या हम अच्छे से उसमें अपीयर हो पाएंगे, अच्छे से हम अपने आप को वहाँ पर माइंडसेट से अच्छे से कर पाएंगे क्या। तो देखिए आप टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। मैं आपको बता दूं बस आपको करना क्या है, अच्छे से अपनी डेडिकेशन के साथ अपनी तैयारी कीजिएगा। उसके बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आते जाएंगे आप अच्छे से उनको अटेंड करते जाएंगे। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सरस्वती वीणा के कलाकार को पहचाने। सरस्वती वीणा के कलाकार को पहचाने वीणा देवी, मुराद खां, शेषनाग, वीणा कुप्य। तो सरस्वती वीणा के कलाकार कौन है इसको आप पहचानना है। तो देखिए सरस्वती वीणा के कलाकार हैं आपके वीणा, सरस्वती वीणा के कलाकार हैं आपके वीणा कुप्य। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट बहादुर शाह हुसैन कौन सा वाद्य बजाते हैं, वेरी इंपोर्टेंट। सुरसिंगार, सितार, तबला, इसराज। तो बहादुर शाह हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए जो बहादुर शाह हुसैन जी थे ये आपके सुर श्रृंगार बजाते थे। क्या बजाते थे आपका, सुर श्रृंगार। वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है, सुर श्रृंगार वादक है आपके बहादुर शाह हुसैन जी। ठीक है, तो आपको कमेंट करना है, सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, अच्छे से आप क्लासेस को एंजॉय कीजिएगा। आगे हम बात करेंगे हैदर अली कौन सा वाद्य बजाते हैं। हैदर अली कौन सा वाद्य बजाते थे, चरौंद, रबाब, सारंगी, सुरमंडल। तो हैदर अली कौन सा वाद्य बजाते थे तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए हैदर अली जी आपका रबाब बजाते थे। क्या बजाते थे आपका, रबाब। रबाब वादक थे आपके हैदर अली। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट यासीन खां किस वाद्य को बजाते हैं। यासीन खां किस वाद्य को बजाते हैं, सरौंद, बंसी, जलतरंग, क्षीरसागर। तो आपको कमेंट करके बताना है यासीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, वेरी इंपोर्टेंट। जो आपका जल तरंग है, जल तरंग को बजाते हैं आपकी यासीन खां। अब आपको मैं बता दूं, देखिए आपको कमेंट करके बताना है कि जल तरंग का आविष्कार किसने किया। आविष्कारक कौन है, तो जल तरंग का आविष्कार किसने किया है आपको कमेंट करके बताना है। निम्न में से तबला वादक कौन है, वेरी इंपोर्टेंट।
तो आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से तबला वादक आपके कौन रहने वाले हैं, काकला प्रसाद, मौला बख्श, लच्छू महाराज या फिर अमान अली। तो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि निम्न में से तबला वादक कौन रहने वाले हैं आपके। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है, आपको कमेंट करके अच्छे से बताना है। तो देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी सेशन को अटेंड कर रहे हैं और जो हमारी पर डे वाली थ्योरी की क्लास और एमसीक्यू क्लास देख रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करूंगा कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और उसके साथ साथ ये भी आपको मैं बता दूं कि हम आपके लिए जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, वहाँ से आपको कॉम्पिटिशन जो कॉन्फिडेंस आपका वो बिल्डअप होगा। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो फिर वहाँ पर आपको कोई भी हेजिटेशन वाली बात नहीं रहेगी, ना ही आपको कोई टेंशन करने की बात रहेगी। आपको वहाँ पर ऐसा फील होगा कि हम एग्जाम हॉल में ऑलरेडी पहले बैठ चुके हैं। तो इसका आपको बताना है कि तबला वादक आपके कौन रहने वाले हैं। देखिए, आपके जो मौला बख्श हैं ये आपके तबला वादक हैं, वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। मौला बख्श आपके तबला वादक यहाँ पर रहने वाले हैं। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य बजाते हैं? पंडित किशन महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार, पखावज, तबला या फिर बीड़ा। तो पंडित किशन महाराज आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका एक क्वेश्चन है। पंडित किशन महाराज, कंठे महाराज, ये आपके क्या वाद्य बजाते हैं? तो किशन महाराज आपके तबला वादक हैं, वेरी इंपोर्टेंट। किशन महाराज आपका क्या बजाते हैं? तो किशन महाराज आपके तबला वादक हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होंगे, पहले से पता होंगे। अगर नहीं पता है तो आप क्लासेस को कंटिन्यू कीजिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से पता चल जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे करामतुल्ला खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो देखिए, आपके माइंड में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट बताते चल रहे हैं, आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ना ही आप कुछ समझा रहे हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चनों में समझाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको समझाऊं। देखिए, आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो करामतुल्ला खां जी हैं कौन सा वाद्य बजाते हैं और वाद्य से संबंधित कौन है आपके रहने वाले हैं। जहां पर हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देके डिटेल में आपका चर्चा करेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो करामतुल्ला खां आपका कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये आपको अच्छे से एक बार देख लेना है। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका तबला। क्या रहने वाला है आपका? तबला। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है तबला। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। निम्न में से तबला वादक को पहचाने। निम्न में से तबला वादक को पहचाने। कंठे महाराज, तानसेन, पन्नालाल, अच्छन महाराज। देखिए, आपको तबला वादक को पहचानना है। तबला वादक इनमें से आपके कौन रहने वाले हैं? तो अभी मैंने पिछली आपको जो क्वेश्चन हुआ था, पिछला जो क्वेश्चन हुआ था उसमें बताया था कि किशन महाराज, कंठे महाराज आपके तबला वादक रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं आपके? तबला वादक। तो सभी विद्यार्थी अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। जो विद्यार्थी अभी देख रहे हैं वो अच्छे से इनको अटेंड करके कमेंट में आंसर लिखिएगा। जो बाद में देखेंगे उनका क्या है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिएगा और इसका प्रिंट जरूर निकलवा लीजिएगा, जिससे क्या है कि आपको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। अयोध्या प्रसाद कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अयोध्या प्रसाद कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तबला, मृदंग, सितार या फिर जलतरंग। अयोध्या प्रसाद जी हैं, यह कौन सा वाद्य यंत्र आपके बजाते हैं? आपको कमेंट करके यह बताना है। तो देखिए, जो आपके अयोध्या प्रसाद है या तबला वादक है। क्या रहने वाले हैं आपके? तबला वादक। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जो विद्यार्थी न्यू जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। देखिए, आपसे वीडियो को लाइक शेयर करने के बारे में कहना ना पड़े, आपकी संख्या अधिक रहती है लेकिन लाइक आप कम करते हैं। तो लाइक भी आप कर दिया करें, जिससे क्या है कि मैं भी आइडिया लगता है कि कितने विद्यार्थियों को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, कितने विद्यार्थियों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, जिससे क्या है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन कोशिश और भी मेहनत करें। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। उदय सिंह किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? उदय सिंह किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे? तबला, वीणा, शहनाई, पखावज। तो आपको कमेंट करके बताना है कि उदय सिंह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो उदय सिंह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? पखावज। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। निम्न में से पखावज वादक कौन है? निम्न में से पखावज वादक कौन है? राम गोपाल, गुलाम रसूल, निसार हुसैन खां, कादिर बख्श। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। निम्न में से पखावज वादक कौन है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका कादिर बख्श। कौन क्या रहने वाला है? कादिर बख्श। आपके
पखावज वादक हैं आपके कादिर बख्श। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अल्लाह रक्का खां किस वाद्य के कलाकार थे? तो अल्लाह रक्का खां किस वाद्य के कलाकार थे? नाल, तबला, पखावज, संतूर। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका तबला। देखिए अल्लाह रक्का खां आपका तबला वादक थे, तबला बजाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी विद्यार्थियों को अच्छे से क्लासेस को अटेंड करना है। आगे हम बात करेंगे। देखिए अभी थोड़ा सा लाइट चली गई है तो आपको थोड़ा सा जो हमारा फेस है वो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। लाइट जैसे ही आएगी आपको सब कुछ विजुअल हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान किस वाद्य के कलाकार थे? तो उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान आपकी किस वाद्य के कलाकार थे? वीणा, पखावज, सितार या फिर सरोद। तो सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है कि आपके जो उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान थे ये आपके क्या बजाते थे? तो ये आपके बजाते थे सितार। वेरी इंपोर्टेंट रहने वाले आपका सितार। क्या बजाते थे आपके? सितार। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो अमजद अली खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई, सरोद, संतूर या फिर सितार। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे अमजद अली खां? कमेंट करके आपको बताना है। देखिए जो अमजद अली खां जी थे ये आपके सरोद वादक थे। कौन थे आपके? सरोद वादक। अब देखिए ये इसका आपको कमेंट करके बताना है कि अमजद अली खां के गुरु कौन थे? गुरु कौन थे और इनके पिताजी कौन थे? ये आपको कमेंट करके बताना है। गुरु कौन थे और पिताजी कौन थे? आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। निम्न में से रबाब वादक कौन है? ये क्वेश्चन आ सकता है। सॉरी, निम्न में से रबाब वादक कौन है? कासिम अली, शमोकन सिंह, गुलाम रसूल, आमिर खान। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? निम्न में से रबाब वादक कौन है? वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिएगा। और देखिए जो विद्यार्थी जुड़े हैं अभी वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं आपसे बार बार वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आपको यह आइडिया लगता रहे कि लाइक सब्सक्राइब करना रहता है, तभी सर को मोटिवेशन मिलता है, तभी वो मेहनत करते। तो हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका सिर्फ 1 सेकंड का काम है। आप शेयर करेंगे, 1 सेकंड में आप लाइक कर देंगे बस। आगे हम बात करेंगे रबाब वादक आपके कौन रहने वाले हैं? तो आपके रबाब वादक रहने वाले हैं कासिम अली। कौन रहने वाले हैं आपके? कासिम अली। आगे हम बात करेंगे उस्ताद दबीर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? उस्ताद दबीर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, वीणा, चरौन, शहनाई। उस्ताद दबीर खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो आपकी उस्ताद दबीर खां जी थे ये आपके वीणा वादक थे। कौन थे आपके? वीणा वादक। वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है वीणा वादक। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। निम्न में से तबला वादक कौन है? राम नारायण, हाफिज अली खां, अनोखे लाल, उदय सिंह। तो निम्न में से तबला वादक कौन रहने वाले हैं? तो ये आपको कमेंट करके बताना है तबला वादक कौन है आपके। तो जो अनोखे लाल जी हैं ये आपके तबला वादक हैं। कंठे महाराज, किशन महाराज ये भी तबला वादक थे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एग्जाम के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है और अपकमिंग आपके जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनके लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे निम्न में से तबला वादक कौन है? तो निम्न में से तबला वादक कौन है? देखिए तबला से रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इसलिए मैं आपको तबला वादकों को यहाँ पर ज़्यादा लेकर के आया हूँ। तो बंदे अली खां, अहमद जान थरकवा, मंजू खां, कबीर खां। तो आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से तबला वादक कौन रहने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं देखिए जितनी भी आपको मैं तबला वादक बता रहा हूँ सभी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जब हम तबला जो वाद्य हैं और वाद्य बजाने वाले कलाकार हैं उनकी जब ट्रिक लेकर के आऊँगा तो आप इजीली इनको याद कर पाएंगे, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो तबला वादक इनमें कौन रहने वाले हैं? अहमद जान थरकवा। कौन रहने वाले हैं आपके? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। आमिर खां तंत्रकारी कौन सा वाद्य यंत्र बजाती है? आमिर खां जो तंत्रकारी है कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद, रबाब, सितार और बीड़ा। इनमें से आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो जो आमिर खां है आपकी ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद, रबाब, सितार और या फिर आपका बीड़ा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है, राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? सितार। क्या रहने वाला है आपका? सितार। वेरी इंपॉर्टेंट आपका राइट आंसर है यहाँ पर सितार। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट।
इनायत खां किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? जो इनायत खां जी थे यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सितार, चरौंद, सारंगी या फिर सुरबार? आपको कमेंट करके बताना है कि आपके जो इनायत खां जी थे यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। वेरी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। इनायत खां के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये आपके क्या थे? सितार वादक। चरौंद नहीं, आपकी ये सितार वादक थे। कौन थे आपके? सितार वादक। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। निम्न में से कौन बीनकार है? निम्न में से कौन बीनकार है? कासिम अली, डी के दातार, कबीर खां, नंदलाल। निम्न में से कौन आपके बीनकार रहने वाले हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है आपका क्या रहने वाला है? नंदलाल। नंदलाल बीनकार हैं। तो आप इनको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितने भी बीनकार हैं, एक से दो से तीन ही बीनकार आपके महत्वपूर्ण रहते हैं, तो वहां से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। निम्न में से कौन बीनकार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। निम्न में से कौन बीनकार है? बिस्मिल्लाह खां, बंद अली खां, बुंदू खां या फिर नंदलाल। तो देखिए आपका जो इसका राइट आंसर रहने वाला है बंदी अली खां। देखिए नंदलाल को मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर नंदलाल नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। मेरा मकसद है कि आपको अधिक से अधिक जो वाद्य यंत्र हैं उनके कलाकारों के बारे में जानकारी दूँ। तो नंदलाल के बाद आपके बंदी अली खां भी बीनकार हैं, तो ये आपको देख लेना है। नंदलाल और बंदी अली खां दोनों ही आपके बीनकार रहने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे बलराम पाठक कौन सा वाद्य बजाते हैं? जो बलराम पाठक जी हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार, गिटार, सुरबार, सरौंद। सितार, गिटार, सुरबार, सरौंद। ये आपकी जो बलराम पाठक जी हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। देखिए जो आपके बलराम पाठक जी ये सितार वादक हैं। कौन है आपके? सितार वादक। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है आपके? सितार वादक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, पंडित ओम प्रकाश चौरसिया के वाद्य का नाम बताइए। सितार, बांसुरी, सरौंद और संतूर। आपको कमेंट करके बताना है कि पंडित ओम प्रकाश चौरसिया जी का कौन सा वाद्य था? सितार था, बांसुरी था, सरौंद था या फिर संतूर था? देखिए इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका संतूर। क्या रहने वाला है आपका? संतूर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि आपके जो पंडित ओम प्रकाश चौरसिया जी थे इनका वाद्य था संतूर। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, निम्न में से कौन वादक जल तरंग बजाता है? चिया बिहारी शरण, बागेश्वरी, पंजाब के नामधारी सिख, योग माया। तो निम्न में से जल तरंग, वेरी इंपोर्टेंट वाद्य आपका जल तरंग। जल तरंग वादक कौन है? चियाराम बिहारी शरण जी, बागेश्वरी, पंजाब के नामधारी सिख जी या फिर योग माया जी। तो आपको कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सिया बिहारी शरण जी, जो आपके सिया बिहारी शरण जी हैं ये आपकी जल तरंग वादक है। वेरी इंपोर्टेंट। निम्न में से कौन महिला तबला वादक है? बागेश्वरी, योगमाया, अन्नपूर्णा, सर्वजीत कौर। तो आपको बताना है कि तबला वादक कौन सी इनमें से महिला है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर रहने वाला है। देखिए अन्नपूर्णा के बारे में तो ऑलमोस्ट सभी जानते ही होंगे। अन्नपूर्णा की क्या बजाती है? वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, इस पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए जो आपकी अन्नपूर्णा देवी जी हैं ये आपकी सुर बहार बजाती हैं। सुर बहार क्या बजाती हैं आपकी? तो ये आपकी सुर बहार बजाती हैं। तो कहीं कहीं पर भी आपको सितार भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है आपको? सितार। आपको एक बार देख लेना है। इनके जो गुरु थे, गुरु कौन थे इनके? अलाउद्दीन खान। कौन थे इनके गुरु? अलाउद्दीन खान। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इनके गुरु कौन थे? अलाउद्दीन खान। और पिताजी कौन थे? तो इनके पिताजी और गुरु दोनों ही एक ही थे। इनके गुरुजी और पिताजी दोनों ही थे। अलाउद्दीन खान ही इनके गुरु थे, अलाउद्दीन खान इनके पिताजी थे। इनके पति से क्वेश्चन बनता है तो पंडित रविशंकर जी। कौन थे इनके गुरु? पंडित रविशंकर जी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी। तो पंडित रविशंकर जी हैं ये आपकी सितार बजाते थे। इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। क्या मिल चुका है इन्हें? भारत रत्न। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। कब मिला था? 1999 में। अलाउद्दीन खान जी क्या बजाते थे? तो आपका ये बजाते थे आपके सरौंद। क्या बजाते थे आपकी? सरौंद। ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे जो तबला वादक महिला कौन सी है। तो जो योग माया जी हैं ये आपकी तबला बजाती थी। योग माया जी आपकी क्या बजाती थी? तो तबला। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट,
महमूद धौलपुरी किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? महमूद धौलपुरी किस वाद्य यंत्र के कलाकार हैं? वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है। सरोंद, हारमोनियम, क्लारिनेट या पियानो? तो आपको कमेंट करके बताना है कि महमूद धौलपुरी किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो देखिए वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है, तो आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका हारमोनियम। जो महमूद धौलपुरी जी थे ये हारमोनियम बजाते थे। वेरी इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। जयराम लाल गुड़ी अय्यर किस वाद्य को बजाते हैं? जयराम लाल गुड़ी अय्यर आपका किस वाद्य को बजाते हैं? मृदंग, सितार, वीणा या फिर घटा? किसको बजाते हैं आपको कमेंट करके बताना है। तो जयराम लाल गुड़ी जी आपके मृदंग वादक हैं। क्या बजाते हैं? आपके मृदंग। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संगीत में काल समय नापने के साधन को क्या कहा जाता है? तो संगीत में काल समय नापने के साधन को क्या कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ताल, लय, मात्रा, काल। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए संगीत में काल यानी कि समय मापने की इकाई आपकी ताल कहलाती है। ताल आपकी कहलाती है। ताल में आपका सम, खाली ये सभी की सभी चीज़ें दर्शाई जाती हैं। इसका एक ताल होती है, उसका ठेका होता है। तो ये हम आगे कंप्लीट आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज आपको यही जान लेना है संगीत में ताल होता है या फिर समय मापने को क्या कहा जाता है? ताल। ठीक है। मार्ग तालें कितनी मानी गई हैं? मार्ग तालें कितनी मानी गई हैं? 4, 5, 6 या फिर 7? आपको कमेंट करके बताना है मार्ग तालों की संख्या कितनी है। देखिए मार्ग तालों की संख्या आपकी 5 है। कितनी है आपकी मार्ग तालों की संख्या? 5। ये इंपोर्टेंट आपका बन सकता है। तो मार्ग तालों की संख्या आपकी 5 बताइए सारंगदेव जी के अनुसार। अब देसी तालें कितनी मानी गई हैं? देसी तालें कितनी मानी गई हैं? 6, 5, 3 या फिर 4? तो देसी तालें कितनी मानी गई हैं तो ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए मार्ग ताल आपकी कितनी होती हैं? मार्ग तालों की अगर हम चर्चा करते हैं तो 5 आपकी मार्ग ताल है। देसी तालें आपकी सारंगदेव जी ने देसी ताल बताई हैं आपकी 120। कितनी बताई है? 120। तो ये आपको एक बार देख लेना है देसी ताल कितनी मानी गई है? 120। तो ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप 3 मान सकते हैं। यहाँ पर आपका 3 किताब के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ इसका राइट आंसर 3 माना गया है, लेकिन देसी तालें आपकी 120 रहती है। आगे हम बात करेंगे संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का वर्णन मिलता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संगीत रत्नाकर में कितनी तालों का वर्णन मिलता है? 201, 120, 81 या फिर आपका 5? तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए संगीत रत्नाकर में तालों का वर्णन मिलता है आपका 120। जो देसी ताल होती हैं 120। ये आपका सारंगदेव जी ने अपने संगीत रत्नाकर में इसका वर्णन किया हुआ है। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे सोमनाथ ने कितनी तालों का वर्णन किया है? सोमनाथ जी ने कितनी तालों का वर्णन किया है? 108, 100, 120, 128? इसका आपको कमेंट करके बताना है। देखिए सोमनाथ जी ने आपकी 108 तालों का वर्णन किया है। वहीं पर आपका जो सारंगदेव जी हैं उन्हें आपके सारंगदेव जी, तो सारंगदेव जी ने आपका तो मैंने आपको बता चुका हूँ 120 तालों का वर्णन किया है। 120 तालों का वर्णन आपका किया है। कितनी तालों किया है? 120 तालों का वर्णन आपका किया है। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। तालों में ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को क्या कहते हैं? तालों में ताल की लंबाई को स्पष्ट करने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? लय, सम, यति या मात्रा? तो जो ताल की लंबाई होती है उसको स्पष्ट करने के लिए आपका देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ताल के सभी भाग हैं। आपका लय क्या होता है, यति क्या होता है, सम क्या होता है, मात्रा क्या होता है। तो तालों में ताल की लंबाई स्पष्ट करने के लिए आपका मात्रा का प्रयोग किया जाता है। किसका? मात्रा। आपकी मात्रा इकाई है ताल में ताल की लंबाई स्पष्ट करने के लिए। देखिए ताल समय को मापने के लिए आपका ताल का प्रयोग किया जाता है। तो ये इस प्रकार से आपको एक बार देख लेना है। लय क्या होती है आपकी? तो लय आपकी 3 प्रकार की होती है। लय 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। अब देखिए लय होती क्या है? जो हम गाते हैं, जो हम सुनते हैं, वो आपका एक लय में होता है। देखिए लय भी आपकी 3 प्रकार की होती हैं। आपका मध्य लय, विलंबित लय, द्रुत लय। अब देखिए जब मैं आपको इसका नाम बताता हूँ
तो पहला होता है आपका मध्य लय, दूसरा होता है आपका द्रुत लय, तीसरा होता है आपका विलंबित लय। ये तीन आपकी लय है। अब देखिए इन लयों में आपका क्या होता है, मध्य लय में हम क्या करते हैं कि स्लो गाते हैं। जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये आपकी मध्य लय आप मान सकते हैं। लेकिन जब हम द्रुत लय की बात करेंगे तो द्रुत लय में क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलना। जल्दी जल्दी कैसे बोलना, द्रुत लय में क्या होता है, मैं आपको इस प्रकार से बात कर रहा हूँ तो ये आपकी द्रुत लय कहलाएगी। विलंबित लय का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, ये आपकी क्या है, विलंबित लय। तो ये आपकी लय होती है तीन प्रकार की, तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, ठेका कितनी आवृत्तियों का होता है। ठेका कितनी आवृत्तियों का होता है, 1 2 3 से 10 कितनी भी आवृत्तियों का हो सकता है। देखिए आपका जो ठेका होता है कितनी आवृत्तियों का होता है, तो ठेका एक आवृत्ति का होता है। कितनी आवृत्तियों का होता है, एक आवृत्ति का। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्योडी लय को क्या कहा जाता है। देखिए जो आड़ी क्वाड़ी और ब्याड़ी तीन प्रकार की लय होती है, आड़ क्वाड़ ब्याड़। तो यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, ये अभी थोड़ा सा जो ड्योडी लय होती है आपकी पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आपकी डुंडी लय होती है वो कौन सी रहती है, देखिए आपकी जो आड़ी लय होती है, यानी कि जो आड़ वाली लय होती है, आड़, ये आपकी ड्योडी लय कहलाती है। आड़ देखिए आपकी जो लय होती है इसको हम हमारे आड़ कहते हैं, नंबर 2 आपका ब्याड़ कहते हैं, नंबर 3 आपका क्वाड़ कहते हैं। तो ये आपकी तीन लय हैं, आड़ ब्याड़ और क्वाड़। तो अब इस प्रकार की जो एक गुण, दो गुण, त्रिगुण, चौगुण, पचगुण, ये आपकी लय होती है, छह गुण, ये भी आपकी लय है। तो ये सभी लय की आपके प्रकार हैं, इन पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। आड़ क्वाड़ ब्याड़ क्या होता है, एक गुण, दो गुण, त्रिगुण, इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, इनमें किस प्रकार से तालों में इनका यूज होता है, इस पर हम कंप्लीट आपसे थ्योरी वाली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपके लिए थ्योरी वाली क्लासेस देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सभी के सभी विद्यार्थी थ्योरी वाली क्लासेस को जरूर देखना। अब देखिए जो क्वाड़ी लय को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्वाड़ी लय को किस नाम से जाता है, ड्योनी, पौनी, सवाईगुनी और सातगुनी। तो देखिए आपकी जो क्वाड़ी लय है इसको किस नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए जो आपकी आड़ और क्वाड़ और ब्याड़ होती है, तो जो क्वाड़ होती है इसको आपका सवागुन के नाम से जाना जाता है। देखिए आपका जो आड़ है, जो आड़ क्वाड़ और ब्याड़, आड़ होता है आपका 1.5 गुण, क्वाड़ होता है आपका सवागुन, और आपका जो ब्याड़ होता है ये 1.25 गुण। तो ये आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। 1.5 गुण होता है आपका आड़, क्वाड़ होता है आपका सवागुन, सवागुन या फिर सवाई, तो जो आपका ब्याड़ होता है 1.25 गुण, 1.25 गुण। तो इस प्रकार से इनके नाम रहते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू होता है उसे क्या कहते हैं। जिस स्थान से ताल का ठेका शुरू होता है उसको क्या कहते हैं, खाली, ठेका, सम या फिर काल। देखिए जिस स्थान से आपका जो ताल का ठेका शुरू होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम सम बोलते हैं। देखिए हमेशा आपका जो ताल होता है वो सम से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, सम से। इसमें आपका एक अपवाद है, रूपक ताल। सभी तालों में आपकी एक रूपक ताल अपवाद होती है, ये आपकी खाली से स्टार्ट होती है। क्या होता है इसमें आपका, या खाली से आपकी शुरू होती है, खाली से आपकी शुरू होती है। तो ये एक अपवाद है, ये आपको देख लेना है। तो रूपक ताल इसमें आपकी 7 मात्राएं होती हैं, तो ये आपकी खाली से स्टार्ट होती है, सम से स्टार्ट नहीं होती है। अपवाद स्वरूप एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आपका बनता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, तबले पर जब थाप दी जाती है तो वह क्या कहलाती है। तबले पर जब थाप दी जाती है तो उसको क्या कहते हैं, ठेका, जर्ब, कायदा या फिर आवृत्ति। तो आपका तबले पर थाप देना आपका क्या कहलाता है। देखिए जब हम तबले पर इस प्रकार से थाप देते हैं तो उसको हम जर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, जर्ब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, यह जर्ब कहलाता है। नेक्स्ट हमारा, ताल के कितने प्राण कहे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ताल के कितने प्राण कहे गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका।
देखिए आप सभी को पता होना चाहिए कि ताल के आपके 10 प्राण हैं। कितने प्राण हैं आपके? 10 प्राण। इन 10 प्राणों पर हम कंप्लीट चर्चा करेंगे आपका थ्योरी वाली क्लास में। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है तो ये आपको अच्छे से हम चर्चा करने वाले हैं। सभी विद्यार्थी कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा और वीडियो के एंड में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? ठेका बजाने को, ताल की मात्राएं गिनने को, तिहाई लगाने को, तबले पर आघात करने को। क्रिया किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ठेका बजाने को, ताल की मात्राएं गिनने को, तिहाई लगाने को, तबले पर आघात करने को। आपका जो क्रिया होता है ये आपका तबले की मात्राएं गिनने को क्रिया कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जब ताल की जो मात्राएं होती हैं, और जो ताल की आपकी मात्राएं होती हैं, जैसे कि आपका रूपक ताल है। अब रूपक ताल में आपकी 7 मात्राएं हैं। कितनी मात्राएं आपकी? 7 मात्राएं। तो जब हम रूपक ताल की 7 मात्राओं को गिनेंगे तो उसे हम क्रिया कहेंगे। ठीक है। ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? वेरी इंपोर्टेंट। ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 या फिर 5। तो ताल में आपकी क्रिया कितनी प्रकार की होती है? ताल में आपकी क्रिया 2 प्रकार की होती है, सशब्द क्रिया और निशब्द क्रिया। यानी कि तालों को हम 2 प्रकार से गिनते हैं। इनके देखिए, एक आपकी जो ताली देते हैं उसको सशब्द, जो थाली पर दिखाते हैं उसे निशब्द क्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है? वेरी इंपोर्टेंट। अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है? मार्ग, कला, अंग या फिर जाति। तो ये आपको बताना है कि आपका जो अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। जो आपका कला है ये अक्षर काल का सूक्ष्म विभाजन कहलाता है। वेरी इंपोर्टेंट। निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है? देखिए मैं आपके लिए सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, तो सभी विद्यार्थियों का दायित्व बनता है कि आप इसे शेयर जरूर करेंगे अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे और वहाँ से आपको इससे रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहते हैं? काल, अंग, मार्ग, यति। तो निश्चित काल से युक्त कलाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। देखिए जो निश्चित काल से युक्त कलाओं को आपका मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका मार्ग। वेरी इंपोर्टेंट। अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? अंग, कायदा, सम, मार्ग। तो अक्षर काल को स्पष्ट करने वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, वेरी इंपोर्टेंट, आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए आपका जो ताल के जो 10 प्राण हैं इसके बारे में आपको अच्छे से जान लेना है, ताल के 10 प्राणों के बारे में। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका अंग। क्या रहने वाला है आपका? अंग। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? वेरी इंपोर्टेंट। ताल में अंग कितने प्रकार के होते हैं? 6, 7, 2, 5। तो ताल में अंग आपके कितने प्रकार के रहते हैं? इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो ताल में अंग आपके 6 प्रकार के रहते हैं। कितने प्रकार के रहते हैं? 6 प्रकार के। द्रुत, अनुद्रुत, लघु, प्लुत, काकपद, इस प्रकार से आपके अंग हैं। इनकी कितनी मात्राएं रहती हैं, किस प्रकार से यूज किया जाता है, इस पर हम थ्योरी वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो थ्योरी वाले क्लासेज आप देख लीजिएगा। देखिए आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। हमारा टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको वीडियो जितनी भी हमारी क्लासेज रहती हैं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहता है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जिन पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं उसके रिगार्डिंग हम आपको इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर दे देते हैं। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लय में चाल क्रम को क्या कहा जाता है? तो लय में चाल क्रम को क्या कहा जाता है? यति, अंग, गुरु, काकपद। तो लय में चाल क्रम को क्या कहा जाता है? इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए जो लय में आपकी चाल क्रम रहती है उसे यति कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? तो उसको आपका यति कहा जाता है। लय में चाल क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसे यति कहा जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार कहे गए हैं? प्राचीन शास्त्रों में यति के कितने प्रकार कहे गए हैं? 3, 4, 5 या फिर 6। तो प्राचीन शास्त्रों में यति की आपकी महत्वपूर्ण कितने प्रकार मिलती हैं? तो यति की आपकी 3 प्रकार मिलती हैं। वेरी इंपोर्टेंट। आपके प्राचीन शास्त्रों में यति के 3 प्रकार मिलती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए।
आगे हम बात करेंगे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर, लय के अंतर्गत आरंभ, बीच तथा अंत में एक सी लय का होना यति का कौन सा प्रकार है। अब देखिए, लय के अंतर्गत आरंभ, बीच तथा अंत में एक सी लय का होना यति का कौन सा प्रकार है। मृदंगा, क्षमा, पिपीलिका, गुफुच्छा। इसका आपको बताना है, इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है आपका ये रहने वाला है क्षमा। क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका समा। वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, जो यति द्रुत लय से आरंभ होकर क्रमशः मध्य फिर विलंबित लय में होती है उसे क्या कहते हैं। जो यति द्रुत लय से प्रारंभ होकर क्रमशः मध्य फिर विलंबित लय में होती है उसे क्या कहते हैं। गुपुच्छायति, मृदंगायति, श्रुतुगतायति, पिपीलिकायति। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका गुपुच्छायति। रहने वाला है आपका गुफुच्छायति। वेरी इंपोर्टेंट। ताल की कितनी जातियां मानी गई हैं? ताल की कितनी जातियां मानी गई हैं? वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। 5, 6, 18 या फिर 7। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए ताल की आपकी 5 जातियां मानी गई हैं। कितनी जातियां मानी गई हैं? आपकी 5। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए आपकी कितनी आपकी ताल की जातियां रहने वाली हैं। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ताल में ग्रह कितने होते हैं। ताल में ग्रह कितने होते हैं? 2, 3, 1 या फिर 4। तो ताल में ग्रह कितने होते हैं आपको कमेंट करके बताना है कि ताल में ग्रह कितने होते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ताल में आपकी 4 ग्रह रहते हैं। कितने रहते हैं आपके? 4 ग्रह। ताल में आपके 4 ग्रह रहते हैं। इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो उसे क्या कहा जाता है। जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आपको कमेंट करके आंसर देना है। इसका राइट आंसर रहने वाला है समग्रह। क्या रहने वाला है आपका? समग्रह। जब गीत तथा ताल एक ही स्थान से आरंभ हो उसे समग्रह कहा जाता है। जब सम निकालने के बाद गीत शुरू हो उसे क्या कहा जाता है। जब सम निकल जाता है उसके बाद जब गीत शुरू होता है तो उसको आपका क्या कहा जाता है। तो इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। देखिए उसे कहा जाता है आपका विषम ग्रह। जब सम निकलने के बाद गीत को स्टार्ट किया जाता है वो आपका विषम ग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? विषम ग्रह। आगे हम बात करेंगे अतीत ग्रह का अर्थ क्या है। जो आपका सम हुआ, विषम हुआ, इस पर मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब हम बात करेंगे अतीत ग्रह क्या होता है। देखिए ताल के सम का अंत होने पर गायन आरंभ हो, ताल के सम का प्रारंभ होने से पहले गायन आरंभ हो, ताल के सम के साथ ही गीत आरंभ हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है आपको कमेंट में बताना है। अतीत ग्रह क्या होता है। तो जो अतीत ग्रह होता है आपका, मैं आपको बता दूं कि ताल के सम का अंत होने पर गायन आरंभ होता है। जब ताल का जो सम होता है वो एंड हो जाता है उसके बाद गायन को अपन प्रारंभ करते हैं तो आपका अतीत ग्रह कहलाता है। तो देखिए आपको सभी विद्यार्थियों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर कर दें अपने सभी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुपों पर। और जो आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ जाइए। उसमें भी हम आपको महत्वपूर्ण चीज़ें डालती रहती हैं, वैकेंसी से रिगार्डिंग जो कुछ नोटिस आता है आपका भर्ती से रिगार्डिंग। अगर उस पर हम वीडियो नहीं बना पाते हैं तो आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, तबले के मुख्य कितने वर्ण हैं। देखिए तबले के मुख्य कितने वर्ण हैं? 2, 15, 10 या फिर आपके 6। तो आपको ये पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको वाद्य वर्गीकरण बता चुका हूँ। वाद्य वर्गीकरण में मैंने आपको तबला, सितार और तानपुरा डिटेल में बताया था, तो वहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। देखिए तबले में आपके कितने वर्ण हैं? 10। तबले में आपके 10 वर्ण हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए अच्छे से। आगे हम बात करें नेक्स्ट, जिन बोलों को बजाने के बाद तबला की गूंज सुनाई दे उन्हें क्या कहते हैं। जिन बोलों को बजाने के बाद तबला की गूंज सुनाई दे उन्हें क्या कहते हैं। खुले बोल, बंद बोल, तो दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए तबले की गूंज सुनने के लिए हमें क्या करना होगा, जो बोल बजाने होंगे वो आपके खुले बोल रहेंगे। कैसे रहेंगे आपके खुले बोल? कैसे रहेंगे आपके खुले बोल? तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपोर्टेंट रहने वाला है कि हम तबले की गूंज को सुनने के लिए खुले बोलों का प्रयोग करते हैं। कैसे बोलों का प्रयोग करते हैं? तो खुले बोलों का हम आपका यहाँ पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट,
जब दाएं हाथ से खुला बोल तिन तथा बाएं हाथ से ग का बोल एक साथ बजाया जाए तो कौन सा बोल बजेगा? वेरी इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ। जब दाएं हाथ से आपका तिन बजता है, बाएं हाथ से हम ग बजाते हैं, तो कौन सा बोल बनेगा? तिन दा तिन तिट, कौन सा बनेगा? तिन दा तिन तिट। कमेंट करके आपको बताना है इसका राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह रहने वाला है। सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको शेयर कीजिएगा। देखिए जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका दिन। क्या रहने वाला है आपका? दिन। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। आगे हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा बोल बाएं हाथ से नहीं बजता। आपको बताना है बाएं हाथ से कौन सा बोल नहीं बजता है। ग ता क कथ। तो देखिए आपके बोल तीन प्रकार से बजते हैं बाएं हाथ से। नंबर 2 आपका बाएं हाथ से और आपका दोनों हाथ से, दोनों हाथ से। ये आपके तीन प्रकार से आपके बोल बजते हैं तबले पर। अब दाएं हाथ से, बाएं हाथ से और आपके दोनों हाथ से कौन कौन से बोल बजते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए जो बाएं हाथ से बोल बजते हैं और दोनों हाथों से, देखिए दोनों हाथों से बजता है आपका धा दिन। क्या बजता है? धा दिन। बाएं हाथ से आपका बजता है ग क की के कथ। ये आपके बोल बजते हैं बाएं हाथ से। अब देखिए ता ती ते ते ते, ये आपके बजते हैं आपके किससे बजते हैं? ये बजते हैं आपके दाएं हाथ से। किससे बजते हैं? आपके दाएं हाथ से। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए आगे हम इसमें चर्चा करेंगे आपसे कि आपके इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ता। तो ता है ये आपके बाएं हाथ से नहीं बजता है, दाएं हाथ से बजता है। ठीक है, आगे हम बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा रहने वाला है, क्या रहने वाला है आपको कमेंट करके यहाँ पर देख लेना है। देखिए निम्न में से कौन सा बोल दाएं हाथ से नहीं बजता है। तो निम्न में से कौन सा बोल दाएं हाथ से नहीं बजता है? ग ता ग दिन। दाएं हाथ से कौन सा बोल नहीं बजता है ये आपको कमेंट करके बताना है। 534 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो भी मैंने आपको बताया था कि दाएं हाथ से नहीं बजेगा आपका ग बजेगा आपका बाएं हाथ से, बजेगा आपका बाएं हाथ से। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पर रहने वाला है। सभी के सभी विद्यार्थी अच्छे से क्लासेस को एंजॉय कीजिएगा। तो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर दें। एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? कमेंट करके बताना है एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। 10, 12, 14, 8। एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए एक ताल में आपकी कितनी मात्राएं रहती हैं? तो एक ताल में आपकी 12 मात्राएं रहती हैं। तो यहाँ से आपको एक बार देख लेना है एक ताल के बारे में। देखिए मात्राओं की अगर हम बात करेंगे, मात्रा की बात करेंगे तो आपकी कितनी मात्राएं? 12। एक ताल में कितनी मात्राएं? 12। विभाग की बात करते हैं, विभाग कितने हैं? तो आपके विभाग रहने वाले हैं आपके यहाँ पर 6। कितने विभाग हैं? 6। अब देखिए प्रत्येक विभाग में क्या है? प्रत्येक विभाग में आपकी दो दो मात्राएं रहती हैं। प्रत्येक विभाग में दो मात्रा क्या रहती हैं? दो मात्रा। तो ये किस प्रकार की ताल बनेगी? तो ये आपकी समपदी ताल बनेगी। कैसी बनेगी? समपदी ताल। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि एक ताल आपकी कैसी ताल है? तो एक ताल आपकी समपदी ताल रहने वाली है। वेरी इंपोर्टेंट। अब देखिए इसमें आपकी जो मात्रा रहती हैं 12 रहती हैं, विभाग 6 रहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। खाली की अगर हम बात करते हैं तो खाली आपका 3 और 7वीं मात्रा पर, उसके बाद आपकी सभी मात्राओं पर खाली ताली रहती है। इस प्रकार से आपकी एक ताल रहती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे हम बात करें नेक्स्ट। आड़ा चार ताल कितनी मात्राओं की होती है? वेरी इंपोर्टेंट। आड़ा चार ताल कितनी मात्राओं की होती है? 10, 12, 14 या फिर 16। तो जो आड़ा चार ताल है आपकी कितनी मात्राओं की रहती है इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। आड़ा चार ताल आपकी 14 मात्रा की ताल है। कितनी मात्रा की? आपकी 14 मात्रा की ताल है। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन रहने वाला है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे इसमें विभाग कितने होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए आपको बताना है कमेंट में।
निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की है? निम्न में से कौन सी ताल 6 मात्रा की है? खेमता, झपताल, रुद्रताल, टापाताल। तो आपको आंसर देना है कमेंट में। 6 मात्रा की ताल निम्न में से कौन सी रहने वाली है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। तो आपको बताना है 6 मात्रा की ताल, खेमता, झपताल, रुद्रताल, टापाताल। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका खेमता ताल। क्या रहने वाला है आपका? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे हम बात करेंगे निम्न में से कौन सी ताल 14 मात्रा की नहीं है? 14 मात्रा की ताल कौन सी नहीं है? आड़ाचार ताल, धमार, जीवतंदी, टप्पा ताल। देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनेगा, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैं सभी विद्यार्थियों का कमेंट रीड करने वाला हूँ, इसका राइट आंसर क्या आपने दिया है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहने वाला है वह रहने वाला है आपका टप्पा ताल। क्या रहने वाला है आपका? टप्पा ताल। तो टप्पा ताल कितनी मात्रा की है? 16 मात्रा की। ये आपकी टप्पा गायन शैली में प्रयोग में ली जाती है। टप्पा गायन शैली में प्रयोग में ली जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। आड़ाचार ताल 14 मात्रा की, धमार ताल 14 मात्रा की, दीपचंदी 14 मात्रा की। अब यहां से जो महत्वपूर्ण ताल है आपकी धमार ताल, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। धमार ताल में विभाग कितने होते हैं? इसमें विभाग होते हैं 4। मात्रा विभाग में कैसे रहती है? मात्रा विभाग में ये आपका आउट क्वेश्चन है, या यानी कि आप कह सकते हैं हर एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, इसमें जो आपके विभाग रहते हैं उनमें मात्राएं रहती हैं। फर्स्ट में 5, 2, 3 और 4। प्रत्येक विभाग में मात्राओं की संख्या अलग अलग है, इसलिए आपकी मिश्रपदी ताल है। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि मिश्रपदी ताल कौन सी है? तो आपकी धमार ताल एक मिश्रपदी ताल है, वेरी इंपोर्टेंट आपका रहने वाला है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि धमार ताल आपकी एक मिश्रपदी ताल है। मत ताल कितनी मात्रा की ताल है? वेरी इंपोर्टेंट। मत ताल कितनी मात्रा की ताल है? 16, 15, 18, 17। तो आपको कमेंट करके बताना है कि मत ताल कितनी मात्रा की ताल आपकी रहने वाली है। जो मत ताल है आपकी, यह कितनी मात्रा की ताल है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यहाँ पर यह क्वेश्चन रहने वाला है। तो मत ताल को आपको बताना है। देखिए, जो आपकी मत ताल है ये 18 मात्रा की ताल है। कितनी मात्रा की है आपकी? 18 मात्रा की ताल है। ठीक है, वेरी इंपोर्टेंट। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, 16 मात्रा की ताल का नाम बताइएगा। निम्न में से 16 मात्रा की कौन सी ताल आपकी रहने वाली है? तिलवाड़ा, धमार, शिखर या फिर रुद्र। तो 16 मात्रा की ताल निम्न में से कौन सी है? इसका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। ठीक है, आपकी जो 16 मात्रा की ताल है ये आपकी रहने वाली तिलवाड़ा। कौन सी है? तिलवाड़ा ताल। 3 ताल भी 16 मात्रा की ताल है। तिलवाड़ा आपकी 16 मात्रा की ताल है। कितनी मात्रा की? 16 मात्रा की। अगर हम विभाग की बात करते हैं तो 4 विभाग हैं। प्रत्येक विभाग में आपकी 4 मात्रा रहती हैं। ये आपकी यह चमपदी ताल है। ये आपको पता होना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे, तो सभी विद्यार्थी इसे शेयर करेंगे, न्यू चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।